जय हिंद क्लास। मैं सृजल आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में हमारे देश में देश के राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन संपन्न हुआ, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को निर्वाचित किया गया, इलेक्ट किया गया। उसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि हमारे देश का राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार संपन्न होते हैं, हमारे राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या प्रक्रिया है और उनसे संबंधित आर्टिकल्स, इन सभी को हम आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं अर्थात इलेक्ट हुई हैं। हाल ही में भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक, अब ये रिपब्लिक क्या होता है तो इसको हम समझ लेते हैं। रिपब्लिक अर्थात किसी देश का हेड ऑफ द स्टेट, मतलब किसी देश का राष्ट्र प्रमुख जब जनता द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है, तो उस कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा देश इंडिया, यह भी रिपब्लिक हुआ। तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उन्हें द्रौपदी मुर्मू को चुना गया, जो कि देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से पहले भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है, अर्थात दैट इज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। और 25 जुलाई 2022 को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो आइए अब हम जान लेते हैं अपने प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट या इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो भारतीय संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया की कार्यपालिक शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में वेस्टेड है, जो कि आर्टिकल 53 कहता है। इसके बाद भारत में संसदीय व्यवस्था, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, जिसे हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, अर्थात जो राष्ट्रपति है उसके नाम पर संपूर्ण कार्य होंगे, परंतु राष्ट्रपति के पास एक्चुअल पावर्स नहीं रहेगी। और जो एक्चुअल पावर्स है वो प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के पास रहेगी, अर्थात उसे रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ में राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा देश का, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। साथ ही साथ में राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, अर्थात इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन कहलाएगा, तो देश का राष्ट्रपति कहलाएगा। साथ ही साथ में यदि एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में सबसे लंबा टेन्योर या कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही था। अब आइए अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 52 जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आर्टिकल 52 में यह मेंशन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। फिर आर्टिकल 54 में यह दिया गया है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा उसका इलेक्शन किस प्रकार होगा, उसके इलेक्शन की प्रोसेस जो है इसमें दी गई है। साथ ही आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मतलब किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, वो आर्टिकल 55 में दिया गया है। साथ ही साथ में आर्टिकल 56 जिसमें राष्ट्रपति जो है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, उसकी टर्म, उसका कार्यकाल कितना होगा। तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल उसकी पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक होता है। साथ ही साथ में आर्टिकल 60 जिसमें राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो ओथ कैसे लेगा, उसका शपथ ग्रहण कैसे होगा। तो अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज में जरूर पढ़ा होगा कि 25 जुलाई को हमारे देश के ज्यादातर राष्ट्रपतियों ने शपथ ग्रहण की है, अर्थात जो 25 जुलाई की जो डेट रहती है उस दिन हमारे देश के जितने भी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की गई होती है। इसी प्रकार हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने भी राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की। फिर आर्टिकल 61 जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, अर्थात इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संसद में यह महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाई जाती है। साथ ही साथ में आर्टिकल 72 जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की इसमें बात की गई है, अर्थात पावर टू पर्डन, मतलब राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी दोषी की सजा जो है उसको कम कर सकता है, माफ कर सकता है या उसे घटा सकता है। तो आइए अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा अप्रत्यक्ष चुनाव, अर्थात दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन।
मतलब देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो जनता है, देश की जो जनता है, वो राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनती है, बल्कि हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, अर्थात हमारे जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें हम कहते हैं, और हमारे जो विधायक हैं, जिन्हें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए कहते हैं, ये सब मिलकर हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है उसको चुनते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, जिसमें एक निर्वाचन मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं निर्वाचित सांसद अर्थात इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं। दूसरा, सभी निर्वाचित विधायक। इसका मतलब क्या हुआ कि देश में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, साथ ही साथ में दिल्ली और पुडुचेरी, इसके भी जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा मुख्यतः 3 प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें निर्वाचित सांसद, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा राज्यसभा के हुए, दूसरा सभी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर इसके बाद आपने एक टर्म और सुनी होगी कि जो सांसद और विधायक रहते हैं, उनके मत का निर्धारित मूल्य होता है, मतलब उनकी जो वोट है, उनके वोट की एक वैल्यू होती है। तो उस वोट की वैल्यू को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इसी वोट वैल्यू के आधार पर हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो कराया जाता है। और सबसे ज्यादा वोट वैल्यू किस स्टेट की है? तो सबसे ज्यादा वोट की वैल्यू उत्तर प्रदेश के जो सदस्य हैं उनकी है। आया आपको समझ में? तो आइए अब हम समझते हैं वोट की वैल्यू। तो राज्य विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो संसद है, पार्लियामेंट, इसके प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है। मतलब इनके वोट की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? तो एक विधायक के मत का मूल्य, ठीक है, किसी भी राज्य के, मतलब सभी राज्यों के जो अलग अलग विधायक होते हैं, उनमें से किसी भी एक विधायक जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके वोट की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? तो उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन, उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन, साथ ही साथ में उसी राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें टोटल इलेक्टेड मेंबर्स अर्थात जो टोटल इलेक्टेड एमएलए हैं उनको, और उनका मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, तो एक जो विधायक है उसके वोट की वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार एक सांसद के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, मतलब जो उस राज्य के टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए हैं, उनकी टोटल वोट वैल्यू, साथ में डिवाइड कर देंगे किससे? तो जो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी टोटल जो संख्या है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक सांसद के मत का मूल्य या वोट वैल्यू हमारी निकल आएगी। इसी प्रकार राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो जो टोटल वैलिड वोट जो राष्ट्रपति चुनाव में किसी कैंडिडेट को मिलते हैं, तो उस कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 50+1%, मतलब 51% या 50% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। आया आपको समझ में? देन इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एकल संक्रमणीय मत, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के द्वारा वोटिंग होती है। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? तो इसको आप सिंपल सी टर्म में समझिए कि एक जो जो वोट देने वाले जो लोग मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, वो एक से ज्यादा व्यक्तियों को अपनी पसंद के आधार पर, अपनी वरीयता के आधार पर वोट दे सकते हैं। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में ये प्रोसेस अपनाई जाती है। साथ ही साथ में जो सीक्रेट बैलेट, मतलब अपना वोट किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताने नहीं कि हमने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो आपको ये गुप्त मतदान समझ में आ गया। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की टेन्योर। तो टर्म टर्म ऑफ ऑफिस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का क्या होगा? तो उसकी पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक। ठीक है, दूसरा, पदावधि के बीच, मतलब 5 साल की जो अवधि है, जो टेन्योर है, उसके बीच में वो अपना रिजाइन किसको दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है। कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे सकता है। मतलब यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी कारणवश अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकता है। साथ ही साथ में जो टेन्योर है, ऑफिस ऑफ जो टेन्योर है, वो पूरा होने से पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जा सकती है और उसे उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस किस ग्राउंड पर चलाई जाएगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन पर, मतलब संविधान के उल्लंघन पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर, इसके आधार पर उसे उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है।
साथ ही साथ में जो अमेरिकी राष्ट्रपति, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं, इसके विपरीत भारत का कोई भी नागरिक यदि राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो 2 बार से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। हालाँकि अभी तक कोई बना नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए 2 बार से अधिक भी किसी देश के प्रेसिडेंट अपने भारत देश का प्रेसिडेंट अपने भारत देश का नागरिक बन सकता है। साथ ही साथ में जो राष्ट्रपति पद की जो वैकेंसी है, जो रिक्तता है, वो और भी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे कि उसका टेन्योर खत्म हो गया हो, मतलब 5 साल खत्म हो गए हो, दूसरा वो रिज़ाइन कर देता हो, तीसरा इम्पीचमेंट प्रोसेस से उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता हो, तीसरा उसकी डेथ हो गई हो, या फिर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इलीगल घोषित हो गया हो, इलीगल डिक्लेयर घोषित हो गया हो। तो आया आपको समझ राष्ट्रपति की जो टर्म है, प्रेसिडेंट की जो टर्म है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देन हम राष्ट्रपति की जो शक्ति है, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है, वो समझते हैं। तो हम इसमें कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड की है, जैसे कि फर्स्ट है एक कार्यकारी शक्तियाँ या एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब भारत सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसके जितने भी काम किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। और साथ ही साथ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी फंक्शंस करता है, जैसे कि सीजेआई की नियुक्ति करना, सेनाओं की जो तीनों चीफ हैं उनकी नियुक्ति करना, महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है, जैसे कि कैग की नियुक्ति करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देन इसके आती हैं विधायी शक्तियाँ, जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स जिसे हम कहते हैं। तो संसद के जो सेशन होते हैं, संसद के जो सेशन होते हैं उनको ये बुलाता भी है और उनको खत्म भी करता है। और साथ ही साथ में जब नई लोकसभा चुन के आती है तो उसके फर्स्ट सेशन को भी यह संबोधित करता है। देन इसकी फाइनेंशियल पावर को हम समझें तो जो मनी बिल है, इसकी पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पावर्स हैं। देन इसकी जुडिशियल पावर्स को यदि हम समझे तो इसकी जुडिशियल पावर में आता है कि जजों की नियुक्ति करता है, जजों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि सीजेआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जैसे जजेस हैं उनकी नियुक्ति हो गई, और साथ ही साथ में इसे क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने राष्ट्रपति को समझा, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट समझे, साथ में इम्पोर्टेंट आर्टिकल समझे, उसकी इलेक्शन प्रोसेस को भी समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस चैनल द लर्नर्स हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक संख्या में इसे आप देखें। और वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।